100 से ऊपर हैं इस टाइम एक्सप्रेसवे पे। यहाँ पे ऐसे ऐसे हल्का सा फीलिंग आ रही है गाड़ी में। और सबसे ज्यादा जो चीज इरिटेट करती है कि अगर आप 40-50 लाख रुपए की गाड़ी बिल्कुल बैश कर दोगे ऑफ रोड में तो उसमें नुकसान भी ज्यादा होगा। तो ये क्या है, ये इंजन जो है वो इस तरीके से लगा है, नॉर्मल क्रॉसओवर्स में ऐसे ऐसे लगा होता है। तो ये है मारुति सुजुकी जिम्नी 5 डोर, और इसको मैं लेके आया हूँ पहाड़ों में ये टेस्ट करने के लिए किस तरीके से ये गाड़ी परफॉर्म करती है। यहाँ पे टीयर 1 कंट्रीज में, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूरोप आ गया, इस गाड़ी की वेटिंग चलती है और इंडिया से ही बन के जाती है। तो ऐसा क्या खास है इसमें, हम इस वीडियो में पता लगाएंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैं आपका होस्ट दोस्त सुयश, आप देख रहे हैं ड्राइव शर्म, एंड लेट्स सी जिम्नी 5 डोर यहाँ पे पहाड़ी कंडीशंस में किस तरीके से इसको कॉन्कर करती है। हवा तेज चल रही है, लेट्स गो। क्या है इसमें ऐसा जो इसको ऑस्ट्रेलिया में लोग 25 लाख रुपए में ले रहे हैं, टीयर 1 कंट्रीज में इंडिया से ही ये गाड़ी बन के जाती है, लेकिन इसकी वेटिंग चलती है। इससे आप वो कर सकते हो जो किसी भी भारी एसयूवी से नहीं कर सकते। कितना भी बड़े गड्ढे, कितना भी ऑफ रोड आ जाए, आपको उसके ऊपर से दौड़ा देनी है। और ये गाड़ी का लाइट वेट शैसी, स्ट्रॉन्ग शैसी और जितने भी मैकेनिकल्स हैं सब टेक केयर कर लेंगे। आपको एक लिटरली प्रो ऑफ रोडर वाली फील आएगी इससे। आप इसको कितना ही जो है माचिस की डिब्बी बोल लो, टिन कैन बोल लो, कुछ भी बोलो, लेकिन मेन चीज जो इसके फेवर में वर्क करती है एंड दैट इज इसका लगभग 1200 किलो कर्व वेट। वेट जब कम होता है गाड़ी में, इवन आप अगर नोटिस करना माउंटेन गोट्स का एग्जांपल ले लो, या फिर इवन बाइक्स में भी जो बिल्कुल मोटोक्रॉस बाइक्स होती हैं वो कहाँ कहाँ चढ़ जाती हैं, वही चीज इसमें गाड़ियों में यूज हो रही है। हल्की गाड़ी होगी तो जब आप तेजी से जो है ऑफ रोड करोगे तो बहुत ज्यादा बाउंस नहीं करेगी, सस्पेंशन बॉटम आउट नहीं करेगा उस पर्टिकुलर गाड़ी का। अगर आपने मल्टीपल ऑफ रोडर से, थार, इवन फॉर्च्यूनर वगैरह से ऑफ रोडिंग कर रखी होगी और फिर इससे आप ऑफ रोडिंग करोगे तो आपको ये क्लियर फील हो जाएगा कि ये कितनी भी तेजी से आप गड्ढों से निकाल दो, ये गाड़ी जो है बॉटम आउट मतलब बजती नहीं है कहीं भी, और आप इसको कहीं भी चढ़ा सकते हो डिस्पाइट हैविंग ए पेट्रोल इंजन। 102 bhp का इंजन है, एज सच जो है वो K15B इंजन इसमें लगा हुआ है जो पहले ब्रेजा में आता था। अब ये इंजन का जो ट्रांसफर लेआउट हो गया और अंदर जो मोड्स हो गए, मैंने आपको जो है वो ऑफरोडिंग करके भी दिखाई। ये सारी चीजें आप बोलोगे कि दूसरी भी ऑफरोडर्स में होते हैं। आगे फ्रंट में जो है वो इतना बड़ा सॉलिड एक्सल नहीं होता है, और भी बहुत चीजें जैसे सर्कुलेटिंग बॉल जॉइंट EPS वगैरह है वो इसमें लगा है। जिस तरीके की इसकी आर्टिकुलेशन है, जिस तरीके की इसकी शैसी की परफॉर्मेंस है, लैडर फ्रेम शैसी इसमें लगी हुई है, एंड दैट इज वाई जो ओवरऑल जब गाड़ी मिल के आती है तो आपको पता लगता है कि इवन विदाउट रियर डिफरेंशियल लॉक इसकी जो ओवरऑल कैपेबिलिटी है दैट इज फार बेटर देन जो हैवियर एसयूवीज या 4x4 हम लोग जो मार्केट में देखते हैं। और ये भी एक चीज बहुत बड़ी दिमाग में रहती है कि अगर आप 40-50 लाख रुपए की गाड़ी बिल्कुल बैश कर दोगे ऑफ रोड में तो उसमें नुकसान भी ज्यादा होगा और जो है वो आपका रिपेयर भी ज्यादा बढ़ाएगा, जो इस गाड़ी में लिटरली इन पीनट्स आएगा। तो एक बार अब मैं आपको इसके मोड समझा देता हूँ जो स्पेशली ऑफ रोड रिलेटेड है कि किस पर्टिकुलर कंडीशन में कौन सा मोड यूज करना है, आपके बड़े काम आएगा। तो जैसे हर ऑटोमेटिक गाड़ी होती है, इसमें P, R and D तो है ही, ठीक है। उसके नीचे यहाँ पे जो है वो 2 और L लिखा हुआ है। इसका गियर बॉक्स एक्चुअल में ऑटोमेटिक जो है वो एक 4 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर गियर बॉक्स। D में तो ऑब्वियसली पूरे 4 गियर्स आपके लगेंगे, लेकिन अगर आपको लिमिट करना है इसको 3rd गियर तक तो क्या करो आप कि गाड़ी D में लाके जो है वो एक इस साइड बटन है, मतलब राइट साइड बटन है, इसको अगर दबा देंगे तो यहाँ पे इंडिकेशन भी आ जाएगी और आपकी जो है गाड़ी 3rd में लॉक हो जाएगी। उसके बाद उसके नीचे जो 2 है वो 2nd में लॉक कर देता है, और जो नीचे L है वो इस गाड़ी को लिटरली 1st गियर में लॉक कर देता है। लॉक करने का क्या मतलब है, आपने एक चीज सुनी होगी कि जो है वो अगर आप पहाड़ों से नीचे उतर रहे हो तो जिस गियर में चढ़ते हैं उसी गियर में आपको नीचे उतरना होता है। इंजन ब्रेकिंग यूज करनी होती है, अगर स्लिपरी सरफेसेस है तो और ज्यादा करनी होती है ताकि जो है गाड़ी आपकी डिसबैलेंस ना हो, ब्रेक से बहुत ज्यादा लोड ना आए। तो जिम्नी एक प्राइमरीली जो है वो 2 व्हील ड्राइव है विच इज द RWD रियर व्हील ड्राइव, लेकिन आपको ये है कि चढ़ाई है या बहुत तेज उतराई है और वहां पे चारों टायर्स में जो है वो आपको पावर चाहिए और ताकि गाड़ी बहुत ज्यादा फिसले इसलिए नहीं, तो आप इसको क्या कर सकते हो 2H यहाँ पे जो मोड है उसको लिटरली ऐसे करोगे न्यूट्रल पे तो आपका जो है 4H पे लग जाएगी। इवन आप चलते चलते भी कर सकते हो। तो इससे क्या होगा कि फ्रंट के जो सॉलिड एक्सल है उससे भी पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, जाना कि प्रॉपर 4 व्हील ड्राइव बन जाएगी तब गाड़ी। अब 4 व्हील ड्राइव हमेशा क्यों नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि जो है वो आपकी ऑब्वियसली चारों पहियों में पार जाएगी तो एफिशिएंसी घटेगी, एवरेज बहुत कम आएगा। तो इस सर्टेन कंडीशंस में आपको 4 व्हील ड्राइव आप चला सकते हो, लेकिन उसके बाद जो है वो आपने न्यूट्रल में कर दी गाड़ी और आपको ये है कि बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस हैं, एक्सट्रीम चढ़ाई है या एक्सट्रीम जो है वो नीचे उतरना है और आपको हिल डिसेंट कंट्रोल भी यूज करना है, तो यहाँ पे लिखा है प्रेस 4L
तो मतलब आप इसको प्रेस करके ऐसे 4L पे डाल सकते हो। तो यहाँ पे इंडिकेशन भी सामने आ जाती है लो रेंज ट्रांसफर केस की, लेकिन बेसिकली हिसाब किताब ये होता है कि ये फर्स्ट गियर से भी छोटा गियर होता है, जिससे मैक्सिमम टॉर्क जो है वो आपकी गाड़ी के पहियों में जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें जो है वो कुछ भी कमियां नहीं है ना, जो सुधारी नहीं जा सकती थी वो चीजें मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए, तो सबसे पहली चीज ये है कि ये ऑफ रोडर है और जो है वो माउंटेन्स में आप जाओगे, धूप भी पड़ेगी ऊपर, तो मुझे एक चीज की ये चीज लगी कि आप ये देखो, ये यहीं तक आ रहा है, ये इतनी अच्छी खासी जो है वो जगह बाकी है और ये स्ट्रेच भी नहीं हो रही है, बीइंग कह लीजिए इंटरनेशनल स्पेक कार। दूसरी चीज मैंने नोटिस करी कि तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग है ये पार्किंग टाइम पे बहुत ज्यादा हार्ड है। तो अगर ईपीएस दे ही रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग है, तो थोड़ा और असिस्टेंस दे देते, थोड़ी और हल्का हो जाता है स्टीयरिंग। ठीक है, अच्छी चीज ये है कि इसमें जो सर्कुलेटिंग बॉल जॉइंट ईपीएस की वजह से हाइड्रोलिक नहीं है, तो आपको हाइड्रोलिक वाला किकबैक नहीं आता है जो आपको फॉर्च्यूनर और इस तरह की गाड़ियों में आता है। जब बहुत तेजी से आप ऑफ रोड करोगे ना, तो उस किकबैक से बहुत बार ऐसा होता है कि आदमी के जो है वो इवन अंगूठे कभी कभी उंगलियों में चोट लग जाती है, जो इसमें बिल्कुल नहीं होता है। मैं आपको ऑफ रोडिंग की क्लिप्स दिखा दूंगा, कहीं भी ये स्टीयरिंग जो है आपको किकबैक मारता हुआ नहीं दिखेगा। आप इसके दरवाजे पे पॉकेट्स भी देख सकते हो, अच्छी खासी जो है वो पतली पॉकेट्स हैं और लिटरली इसमें कोई बॉटल वगैरह नहीं आती हैं। बॉटल होल्डर्स यहाँ पे हैं दो, यहाँ पे मैंने बॉटल रखी हुई है, लेकिन विच आर वेरी लेस, स्पेशली ये गाड़ी क्योंकि बनी है घूमने के लिए, तो वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत होती है। और सबसे ज़्यादा जो चीज़ इरिटेट करती है इस टाइट स्टीयरिंग के बाद वो करती है कि इसका जो टर्निंग रेडियस है ना, वो भाई साहब इतना बड़ा है, आपको पता है कितना है? 5.7 मीटर्स। और ये 5.7 मीटर्स होने की वजह से जो है वो हर मोड़ आपको कर्रा मोड़ बार बार जो है इस तरीके से घुमा घुमा के लेना पड़ता है। अब ऐसा क्यों है? तो लिटरली ये चीज है कि ये जो गाड़ी है वो एक्चुअल में डिजाइन हुई थी एज ए थ्री डोर का इतना छोटा 2250 मिलीमीटर का व्हील बेस था, जिसकी वजह से जो टर्निंग रेडियस है उसका 4.9 मीटर था, विच इज लाइक एनी अदर कार। लेकिन इसका 5.7 मीटर हो गया, क्योंकि जो व्हील बेस है वो 2590, मतलब 15% से व्हील बेस बढ़ गया, तो 15% से लगभग टर्निंग रेडियस बढ़ गया, विच इज अ लॉट। 5.4 मीटर से आपको स्कॉर्पियो एन और इन सब गाड़ियों को मिल जाता है, तो उस वजह से ये एक गाड़ी की काफी बड़ी वीकनेस है। एक और चीज, एक प्रॉपर जो है वो ऑफ रोडर के लिए या ड्राइवर्स कार के लिए, उसके लिए ये है कि एडजस्टेबिलिटी जो सीट और स्टीयरिंग की है वो काफी कम है। जैसे लेट्स से कि जो है मैंने स्टीयरिंग का ऊपर नीचे कर सकता हूँ, अपनी तरफ नहीं कर सकता। सीट भी जो है इसकी मैं हाइट नहीं बढ़ा सकता या नीचे नहीं कर सकता। तो अगर मैं सीधा बैठा हूँ, जो ऑफ रोडिंग में बैठने की बहुत बार जरूरत पड़ती है ऐसे यूं करके, तो मेरा सर जो है काफी क्लोज चला जाता है सीलिंग के, और कभी कभी एक दो बार बम्प पे लगा भी ऊपर। तो ये चीज मेरे को जो है वो थोड़ी सी एडजस्टेबिलिटी में एज ए ड्राइवर्स कार थोड़ी कम लगी। देखिए, इसकी राइड क्वालिटी इस तरीके की रोड्स पे मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। ऑब्वियसली पीछे वाले सीटों के लिए इतनी अच्छी नहीं होगी, लेकिन बहुत बढ़िया है, मतलब गुड 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 करके आप निकल जाओ। लेकिन जो मेन चीज़ है जो मेरे को बहुत ही जो है वो ज़्यादा इम्प्रेसिव लगी, विच इज़ कि इसमें बॉडी रोल जो है वो बहुत ही मिनिमल है। मतलब इतनी टॉल होने के बावजूद सस्पेंशन ऑब्वियसली ऑफ रोड के हिसाब से बने हैं, 50-60 की स्पीड पे भी हो, फिर भी आपको बहुत ही मिनिमल बॉडी रोल जो है फील होता है, और उस हिसाब से आप अच्छी खासी स्पीड्स कैरी कर सकते हो कॉर्नर्स पे इन माउंटेन्स। लेकिन बस एक चीज़ जो है वो लगती है, वो ये कि स्टीयरिंग लॉक टू लॉक ये जो है ना, ये बहुत ज़्यादा एफर्ट लेता है, तो काफ़ी जो है मोड़ना पड़ता है। अगर बहुत टाइट टर्न हो तो स्टीयरिंग जो है वो अच्छा खासा मोड़ना हो। ये देखिए कितना मोड़ना पड़ा, बहुत ज़्यादा टाइट टर्न नहीं था ये तब भी। तो दिस इज़ द ओनली थिंग। बाकी राइड क्वालिटी और ओवरऑल डायनामिक्स गाड़ी के, डिस्पाइट बीइंग अ लैडर फ्रेम चैसी, बहुत ही बढ़िया है। वो जो मैंने बॉडी रोल वाली बात आपको बोली थी, वो लॉन्ग कॉर्नर्स पे सूट नहीं करती है, क्योंकि एक तो जो है वो जब लॉन्ग कॉर्नर्स पे, लेट्स से अभी मैं 90 पे हूँ, तो हल्का सा बॉडी रोल तो फील होता ही है, लेकिन जब कोई बम्प आता है तो बॉडी थोड़ी सी ऐसे वीव करती है सस्पेंशन, तो उसमें अनसेटलिंग फील होता है। तो अबव 60 किलोमीटर पर आवर जो है वो आपको थोड़ा अनसेटलिंग फील होगा। और ये गाड़ी पूरी जिस तरीके से बनी है, चाहे इसका 4 स्पीड का गियर बॉक्स हो, चाहे जो है वो इसकी हाई स्पीड की हैंडलिंग हो, ये सारी चीजें आपको ऐसा फील कराएगा कि ये स्लो स्पीड, मतलब बिलो 60-70 किलोमीटर के हिसाब से जो है वो पूरी डिजाइंड है गाड़ी। लेकिन उसके ऊपर हाँ, मे बी डायनेमिक्स और वो सारी शैसी कंट्रोल वगैरह जो होता है वो उतना अच्छा नहीं आ पाता। देखिए यहाँ पे है, अब जब कॉर्नर्स आ रहे हैं तो यहाँ पे ऐसे ऐसे हल्का सा फीलिंग आ रही है गाड़ी में। देखिए, अगर आप हिल्स पे रहते हैं तब तो सोने पे सुहागा है, आप सीधे वहां पे जा सकते हैं। लेकिन अगर आप जो है वो थोड़ा दूर रहते हैं, आपको हाईवे से जाना पड़ेगा, तो हाईवेज पे भी इसकी बात कर लेते हैं। देखिए, वैसे तो ये गाड़ी जो है वो इस पर्टिकुलर चीज के लिए बनी नहीं है,
लेकिन क्योंकि हम लगभग 100 से ऊपर हैं इस टाइम एक्सप्रेस वे पे, तो वहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें एक चीज़ अच्छी है कि रोड नॉइज़ काफ़ी कम है। विंड नॉइज़ यहाँ से ऑब्वियसली आ रही है, बिल्कुल खड़ा हुआ इसके शीशा है तो ऑब्वियसली विंड नॉइज़ थोड़ी बहुत आ रही है, लेकिन रोड नॉइज़ काफ़ी कम है गाड़ी में। दूसरी चीज़, अगर हम लेन चेंज करें तो यहाँ पे हाँ ठीक ठाक आप जो है बॉडी रोल फील होगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये गाड़ी जो है वो 50-60 तक जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है, उसके ऊपर थोड़ी सी चीज़ें आने लगती हैं। तीसरी चीज़, जब अंड्यूलेशंस आती हैं इस तरीके की हाईवेज पे, तो ये गाड़ी ठीक फील होती है। मतलब ऐसा नहीं कि ऐसा आपको नहीं लगेगा बहुत ज़्यादा उछल रही है फिर कुछ हो रहा है, लेकिन स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी इज़ फाइन। मतलब इनफैक्ट मैं जो हूँ हाथ छोड़ के भी जो है चला सकता हूँ, तो ठीक चल रही है, सच अपनी लाइन में चल रही है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं हो रही है। लेकिन हाँ ये है कि इसका जो स्टीयरिंग का स्लैक है वो यहाँ पे फील होता है। यहाँ पे आपको समझ में नहीं आता कि आपके फ्रंट के टायर्स कहाँ पे हैं, तो उस वजह से आपको ये है कि बार बार स्टीयरिंग करेक्शन वगैरह करनी पड़ती है। नॉट एज बैड एज आई थॉट, उतना बुरा नहीं है, इट्स डिसेंट। तो वो चीज़ें आ गए, टोल गेट आ गया, तो हम नेक्स्ट चीज़ों के बारे में बात करते हैं। अगर हम सिटी ड्राइविंग कंडीशंस की बात करें तो ये जो गाड़ी है आप ये चीज़ देख सकते हो कि काफ़ी स्लिम है, तो उस वजह से चलाने में बहुत ही ईजी होता है। इवन आप ये चीज़ नोटिस करो कि अगर मैं इसको अंदर जाऊँगा बैठने तो इंग्रेस इग्रेस कितना ईजी है, स्पेशली आपके अगर घर में जो है वो पेरेंट्स वगैरह हैं तो। लेकिन एक सिर्फ और सिर्फ एक इशू है जो हर जगह है इसका, विच इज़ कि जो मैंने आपको टर्निंग रेडियस बताया और जो इसका बहुत ज़्यादा पार्किंग में टाइट स्टीयरिंग हो जाता है। उसके अलावा सिटी ड्राइविंग में ये गाड़ी जो है वो काफ़ी कंफर्टेबल भी है इनफैक्ट, तो आप यूज़ कर सकते हो एज अ डेली सिटी ड्राइविंग कार, आप ऑफिस वगैरह अगर जा रहे हो तो भी। अगर हम मिसलेनियस चीज़ों की बात करें तो आपको जो है वो एक फुल साइज स्पेयर व्हील मिल जाता है पीछे विद एन अलॉय, और उसके बाद अगर मैं पीछे से खोलूँ तो अगर आप डिक्की देखोगे तो 208 लीटर का इसका जो है ऑन पेपर स्पेस है, लेकिन ये वर्टिकली जो है अगर आप स्टैक करोगे सामान तो ठीक ठाक सामान इसमें आ जाता है। देखो इस हिसाब से तो ये हाइट जो है वो ठीक ठाक है, तो इतना भी कम नहीं है जितना 208 लीटर्स जो है वो सजेस्ट कर रहा है। सेफ्टी की बात करें तो जो है वो कुछ लोग माचिस की डिब्बी कहेंगे, ये सब चीज़ें कहते हैं, लेकिन अगर आप यूरो एनकैप में देखो तो 3 स्टार है, जापान एनकैप में जो है 4 स्टार है गाड़ी, और इसकी एडल्ट रेटिंग लगभग 73-75% के आसपास है, विच इज़ मोर देन इनफ फॉर रेगुलर यूज़। लेकिन हाँ जो मार्क्स कटे हैं इनके वो ज़्यादातर एडास और पेडेस्ट्रियन वगैरह प्रोटेक्शन में कटे हैं कि देखिए बॉनेट जो है काफ़ी ऊपर तक आ रहा है। लेकिन हाँ ये चीज़ है कि आपको एक इंटरनेशनल स्पेक कार मिल रही है, तो इसकी रेटिंग जो है वही बाहर भी है और वही इंडिया में है। तो दिस इज ऑल अबाउट जिम्नी। देखो कितनी गंदी होकर आई है, लेकिन इसको गंदा करने में जो मजा है, जो आपको फ्रीडम मिलती है इसको कितने भी बड़े बड़े गड्ढों पे कुदाने की, वो अगर ऐसी गाड़ी होगी 20 लाख रुपए के आसपास की दूसरी एसयूवी जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग होगा तो उसका रैक खराब हो जाएगा। अगर 50 लाख रुपए की हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग वाली गाड़ी होगी तो उसमें ऑब्वियसली जो है आपको दिमाग में रहेगा कि कितना मेरा नुकसान हो जाएगा, उसमें टूटने का खर्चा इतना लंबा चौड़ा होगा। नो सच कंडीशंस विद दिस कार। आपको इसका मेंटेनेंस हो, ईज ऑफ यूज़ हो, अगर आप उसको जो है वो लंबा रखना चाह रहे हैं, रिलायबिलिटी वगैरह ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस चीज़ में प्रो है ये गाड़ी। जो 50 लाख वाली ऑफ रोडर्स हैं, आप अगर इसके ऑन रोड प्राइसेस देखेंगे तो थोड़े आपको ज़्यादा लगेंगे, लेकिन इस गाड़ी में हैवी डिस्काउंट्स भी चलते रहते हैं। उस हिसाब से अगर आप ये चीज़ देखो कि एक इंटरनेशनल स्पेक गाड़ी मिल रही है आपको, एक ऐसी गाड़ी मिल रही है जो लॉन्ग टाइम तक रिलायबल भी रहेगी, ईजी टू मेंटेन रहेगी, तो अगर इस तरीके का आपका यूज़ है जो मैंने आपको यूज़ करके दिखाया इसका, और आपको या फिर जो है एज ए सेकेंडरी गाड़ी रखनी है प्योर ऑफ रोडिंग फन के लिए, तो डू चेक दिस कार आउट। और इसको जो है अगर टेस्ट ड्राइव आप लेना तो थोड़ी सी जो है ज़्यादा टूटी फूटी रोडों पर लेना, तभी इसका मजा आपके सामने आएगा। लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो आपको वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।